तो इस तरह ये फ्लावर हुआ, मतलब इसके दो पार्ट हुए, थैलेमस हुआ, पेडिसेल हुआ, सेपल्स हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे, पहले इसको मिटा देते हैं। अब रेड कलर में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसके सेपल्स, सॉरी पेटल्स, सेपल हुए पेटल्स, आप देख रहे हैं रेड कलर में। यस, कौन है ये होते हैं बच्चों पेटल्स, दैट वी कॉल्ड एज पेटल्स। बहुत कलरफुल रहते हैं, अट्रैक्टिव रहते हैं, ताकि वो 1 मिनट। हाँ, अगर मेरा साउंड नहीं आ रहा है इसका मतलब है आपका नेटवर्क का थोड़ा इशू है। ठीक है, मेरे तरफ से नेटवर्क क्लियर है। अगर आपको दिक्कत जा रही है साउंड में तो उसमें एक ही प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों की, आपका नेटवर्क थोड़ा कम है। ओके, तो जैसे मैंने कहा पेटल्स रहते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पेटल्स? पेटल्स कलरफुल रहते हैं। थोड़ा मैं पेटल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूं। पेटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ऐसी है, थोड़ा मैं एक्स्ट्रा में पढ़ा रहा हूँ। हाँ? अगर ये पेटल्स हुआ ऐसा, ठीक है, तो बच्चों इसका जो बेस वाला एरिया है, कौन सा बेस वाला, उसे हम एक अलग से नाम देंगे हैं। उसका बेसल पार्ट को हम कहते हैं लिम। जो उसका बेसल पोर्शन है उसे हम लिम्स कहते हैं। ओके, और इसका जो ऊपर का पोर्शन है इसे हम क्लॉ कहते हैं, मतलब सरफेस वाला एरिया जो ब्रॉड आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, लिम्स हुआ एंड क्लॉज हुआ। गॉट इट? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। बाकी आपको पता है पेटल्स कलरफुल क्यों रहते हैं, क्योंकि वहां पे इंसेक्ट अट्रैक्ट होना चाहिए, तो इसलिए पेटल्स कलरफुल रहते हैं। चलो अभी यहाँ पे सेपल भी हुआ, पेटल भी हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं। आप यहाँ बीच में देख रहे हैं देयर इज अ गाइनोइशियम। ओके, दैट्स अ फीमेल पोर्शन, वी कॉल इट गाइनोइशियम। तो आपको ये बीच में जितना रेड कलर नजर आ रहा है ये पूरा एक कार्पेल का एरिया है, इट्स कॉल्ड एज कार्पेल। बच्चों आपको कार्पेल पता है? कार्पेल इट्स अ फीमेल पोर्शन जिसमें 3 सेक्शन आते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्टिग्मा। पता है स्टिग्मा क्या रहता है? स्टिग्मा ये ऊपर का सरफेस होता है, ऊपर का पोर्शन स्टिग्मा है। ये काफी स्टिकी रहता है। क्यों स्टिकी रहता है पता है उनको? स्टिकी इसलिए रहता है सर, वहां पे पोलन ग्रेन स्टिक होना चाहिए इसलिए। उसके बाद में बीच वाला पोर्शन स्टाइल है, जो एक लॉन्ग नैरो ट्यूब है जिसमें से बाद में पोलन ट्यूब एंट्री करेगा, ऐसा ये स्टाइल है। और सबसे लास्ट यहाँ पे ओवरी है। फाइनली एक स्वेलिंग पोर्शन ओवरी है। और मैं और एक यहाँ पे चीज आपको बताऊं कि जो बच्चों ओवरी होती है, इस ओवरी के अंदर आप पाओगे देयर इज अ ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल्स। तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा। ओवरी ह्यूमन बींग्स में भी वर्ड है और प्लांट में भी है। ओव्यूल्स सिर्फ प्लांट में है। ठीक है, तो ये हमें बात समझ में आ गई। हम आगे वाली बात करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो हमें पढ़ना है वो है यहाँ का एंड्रोइशियम, दैट वी कॉल्ड एज मेल पोर्शन। तो मेल पोर्शन जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाले पोर्शन, ये मेल पोर्शन है। ओके, जिनमें डिवीजन रहता है, जैसे कि इसे हम कंप्लीटली यहाँ पे लिखते हैं, दैट्स वी कॉल्ड एज अ स्टेमेन। इनको हम स्टेमेन कहते हैं। ठीक है, हमें इनके डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी है, फिलहाल तो मैं आपको शो कर रहा हूँ सिर्फ फूलों में। उस स्टेमेन में जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का एरिया, जिसको उन्होंने एंथर कहा है, यस, अपर पोर्शन कॉल्ड एज एंथर। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो अपर पोर्शन है इसको उन्होंने एंथर कहा है। और जो उन्होंने एक बड़ा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, उन्होंने यहाँ पे हेडलाइन दिया है फिलामेंट। तो इसके 2 सेक्शन हैं, हम आगे भी बात करेंगे इन पोर्शन की। ऐसे इसके 2 पोर्शन है स्टेमेन के। इस पोर्शन का नाम है एंथर और इस पोर्शन का नाम है फिलामेंट। तो ये हुआ फूलों के बारे में। ठीक है,
आप अब बोलोगे सर यहाँ पर और एक एरिया हमें दिख रहा है रेड कलर का, जो यहाँ पे फोकस किया है क्या एनसीईआरटी में, ये कौन सा है? ये बच्चों होता है नेक्टीफेरस एरिया। मतलब यहाँ पे नेक्टर कलेक्ट होता है, नेक्टर। फूलों में नेक्टर रहता है ना, नेक्टर मतलब जूस। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये जितना मैंने रेड कलर का एरिया ड्रॉ किया है, यहाँ पे जूस स्टोर्ड रहते हैं इंसेक्ट के लिए। इंसेक्ट यहीं से जूस को सक करते हैं। समझ में आया? ओके, सो इट वाज अबाउट द फ्लावर। आप फ्लावर को अच्छे से पढ़िएगा, जिसमें रिसेप्टेकल को हमने थैलेमस कहा था, आपको याद है। पेडिसेल पता है आपको, सेपल, पेटल्स आपको पता है, ठीक है। अब हम वन बाय वन बात करेंगे। आपको ये पता है सेपल्स का दूसरा नाम क्या है? सेपल्स को और एक नाम दिया जाता है, कौन सा रहता है वो? सेपल्स को हम बोलते हैं कैलेक्स। पेटल्स का सेकंड नाम क्या है? कोरोला। कोरोला। यस। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा हुआ है, और वो आपको उसके आंसर देने हैं। क्वेश्चन मैं पूछूंगा अभी। लोकेश जरा बताना, आप हो क्या लोकेश वहां पे? ओके। आयशा, आप बताइएगा, आपने ये नाम सुना है ना? हम सेपल्स के बारे में बात करेंगे पहले। यस सर। हाँ, आपने पॉलीसेपेलस, गेमोसेपेलस सुना है ना आपने? यस सर। हाँ, तो मुझे ये बताइए, इसका मतलब क्या होता है? पॉली पेटेलस, पेटल्स का है ये। पॉलीपेटलस मतलब क्या है? फ्यूज कंडीशन में पेटल्स है कि फ्री कंडीशन में है? फ्री कंडीशन। एग्जैक्टली, पॉलीपेटलस का मतलब क्या है? पेटल्स कैसे हैं? फ्री है। और अगर हम फ्यूज के बारे में सोचे, तो फ्यूज का सीधा नाम होता है गेमो। फ्यूज को हम क्या लिखते हैं? गेमो पेटलस, है ना? मतलब है फ्यूज पेटल्स। ओके, ठीक है। यही मुझे पूछना था इस फ्री और फ्यूज को लेके। नेक्स्ट, अभी आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का नेक्स्ट पॉइंट है 2.2, फ्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। इसमें उन्होंने बात की है एंड्रोशियम के बारे में, जिसमें आप वन बाय वन देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं एंड्रोशियम अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये पूरा स्टेमेन है जिसका ये वाला पोर्शन, जिसे हमने एंथर कहा है, और ये रिमेनिंग पोर्शन जिसको उन्होंने फिलामेंट कहा है। ये आपको पता है, एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं थोड़ा इनसे आपसे बात करना चाहूंगा ये एंड्रोशियम के बारे में, वो जरा समझिएगा आप कि बच्चों, स्पेशली मैं यहाँ पे एंथर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं। मैंने एंथर का अगर इस तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो उसे कहते हैं वन लोब, इसे ए वन लोब कहते हैं, ठीक है। उसी को हम कहते हैं मोनोथिकस, इसको हम कहते हैं मोनोथिका, ठीक है। जब आप लोब की बात कर रहे हैं उसे मोनोथिका कहते हैं। लेकिन अगर आप दो लोब की बात कर रहे हैं, हाउ मेनी लोब? टू लोब, इसे आप कहना पड़ेगा डायथिकस। तो डायथिकस क्या होता है, मोनोथिकस क्या होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। मोनोथिकस का मतलब क्या है? वन लोब। और डायथिकस का मतलब क्या है? टू लोब्स, ठीक है। अभी अब इसके अंदर भी मैं कुछ चीजें ड्रॉ करूं, वो भी आपको समझना पड़ेगा। ये जो आप वन लोब की बात कर रहे हैं मोनोथिकस की, इसके अंदर आपको मिलेगा टू पोलन सैक। इसके अंदर दो पोलन सैक रहते हैं, टू पोलन सैक। मैं एंथर की बात कर रहा हूँ, हाँ? इसके अंदर दो पोलन सैक है। अगर ऐसे रूल बनाया जाए तो यहाँ पे दो पोलन सैक, एक एक लोब में दो पोलन सैक, तो वैसे यहाँ पे कुल मिला के कितने बन गए? फोर पोलन सैक। ओके, तो इसे भी आपको समझना पड़ेगा। ये यहां से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने ड्रॉ किया कि अगर वो
मोनोथिकस है तो कितनी पोलन सैक आएगी? ऑब्वियसली 2 आएंगी सर। एग्जैक्टली अगर वहां पे 2 लोब का है तो कितनी पोलन सैक आएगी? 4 पोलन सैक आएगी। एग्जैक्टली अब यहाँ से और एक क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन पता है कौन सा है? ये जो पोलन सैक आप देख रहे हैं ना, इस पोलन सैक को और भी नाम है। पोलन सैक को नाम जो है वो होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम किसका नाम है? ये पोलन सैक का नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम। उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 1 लोब में कितने पोलन सैक है? 2। तो उसके हिसाब से फिर वहां पे कितना माइक्रोस्पोरेंजियम है? 2 माइक्रोस्पोरेंज, क्योंकि पोलन सैक का सेकंड नाम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इसे आप पता है क्या बोलोगे? इसे आप बोलोगे बच्चों स्पोरेंजिएट। आप इसे बोलोगे बाय स्पोरेंजिएट। सर एक बार वापस समझाओ ना। ओके हाँ, कुछ ज्यादा खिचड़ी होगी वहां पे। मैंने कहा बोलो कितना लोब है योगीराज? कितने लोब है? एक ही लोब 2 है? लोग। नहीं है, नहीं नहीं, एक ही लोब है बेटा। ये तो एक ही लोब है ना। हाँ सर वो मैंने एक ही है। मैंने कितने बॉक्स ड्रॉ किए? एक ही बॉक्स ड्रॉ किया तो कितना लोब हुआ? 1 लोब। इसे आप क्या बोलोगे? 1 लोग। मोनोथिकस। बोल दिया। ये थीका मतलब पता है? थीका माने लोब। थीका का मतलब होता है लोब। तो ये हुआ मोनोलोब, दैट इज मोनोथिकस, क्योंकि लोब का मतलब है थीकस। ओके अब इसके अंदर आपको पता है इसके अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम रहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब है पोलन सैक। तो इसके अंदर है 2। 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम मतलब है पोलन सैक। बैग है वो 2 है। तो उसके हिसाब से इसको आप कॉमनली क्या बोलोगे? आप इसे शॉर्ट में बोलोगे बायस्पोरेंजिएट। बायस्पोरेंजिएट। आपको पता है यहाँ पे कितने नाम याद रखने हैं? 3। एक 1 लोब है जिसमें 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसलिए इसका कंप्लीट नाम है बायस्पोरेंजिएट। क्लियर हुआ? उसके हिसाब से मैं अभी दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, वो देखिए। यहाँ पे है 2 लोब, यहाँ पे है 2 लोब्स। तो कौन सा थिकस हुआ? बोलो योगीराज, कौन सा थिकस हुआ? ये 2 लोब है तो बायथिकस। डायथिकस। डायथिकस। क्या हुआ? डायथिकस। मोस्टली हम कॉमनली डायथिकस ही पढ़ते हैं, और हम जो आगे पढ़ेंगे वो डायथिकस ही है। तो आपने कहा डायथिकस है। अब मुझे बताइए इसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजिया आएंगे? एक इसमें 2 आएंगे, इसमें 2 आएंगे, कुल मिला कितने हो गए? 4। 4 ना। तो यहाँ पे हम 4। लिखते हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। इसको आप शॉर्ट में क्या बोलोगे? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। जैसे यहाँ पे बिस्पोरेंजियम आपने नाम दिया या बायस्पोरेंजिएट नाम दिया, वहां पे ऐसे यहाँ पे क्या नाम दोगे आप? 4 को हम क्या बोलते हैं? 4 को क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते टेट्रा। हैं? टेट्रा। टेट्रा। क्या बोलेंगे हम? टेट्रा। टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा स्पोरेंजिएट। यस। अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं। यस, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। आपको पूछेंगे वो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछेंगे कि मोनोथिकस है मतलब वो क्या हुआ? तो आपको लिखना पड़ेगा बायस्पोरेंजिएट है वो। 2 लोब का है मतलब डायथिकस है, तो डायथिकस में कितने स्पोरेंजिया आएंगे? तो आप बोलोगे सर टेट्रास्पोरेंजिएट आएंगे। तो इसको आप समझ लीजिएगा। किसी को समझ में नहीं आया क्या? ये बताइए जरा। क्लियर हुआ सबका ये? क्योंकि इसी में बाद में खेल है, और हम जो आंसर पढ़ रहे हैं वो वही है। हम जो आंसर पढ़ रहे हैं वो थीका से आता है, और हमारा आंसर है डायथिकस। डायथिकस मतलब ये वाला, ये नेक्स्ट, ये सेकंड वाला है, ये डायथिकस 2 लोब वाला, जिसमें आपको कुल मिलाके मिलेंगे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब 4 पोलन सैक मिलेंगे। ओके ठीक है। हाँ बोलो सौम्य।
100 में क्वेश्चन था ना? ओके तो इसके हिसाब से ये जो एंथर है हमारा ये है डायथिकस। ओके अब सर कैसे, अब समझिए आपको डायथिकस समझ में आएगा। आप जरा इस बी नाम की तस्वीर को देखिए, आपको यहाँ पे क्या क्या नजर आता है। देखो आपको ये नजर आएगा ऐसा, ये है पहला, ये दूसरा, ऐसे कुल मिला के आपको यहाँ पे 2 सेक्शन नजर आ रहे हैं। मैं लगे तो यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेता हूँ, देखिए इसके, ये उन्होंने पहला ड्रॉ किया, ये दूसरा ड्रॉ किया, तो इस तरह कितने लोब हुए? 2 लोब हुए। ये समझ में आया सर? 2 लोब हुए, ठीक है। अब दूसरी बात, इसके अंदर उन्होंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, ये पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर, ऐसे 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। ये पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, ऐसे 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। उसके हिसाब से यहाँ पता है ना येलो कलर में कौन है? ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब पोलन सैक है ये, ठीक है। की तस्वीर है ये जो आपको आपके सामने है। आपको वहां पे दिख रहा है, उन्होंने यहाँ पे कहा हमें कि देयर इज अ पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स कहाँ है सर? पोलन ग्रेन्स इसके अंदर है, ये ब्लू कलर में देखिए आप, ब्लू कलर में कौन है? पोलन ग्रेन्स है। हमें 1 बाय 1 अभी नाम देने बच्चों इनके, तो बताइए ये रेड कलर में कौन दिख रहा है आपको? सर ये लोब है। ओके येलो कलर में आपको क्या दिख रहा है? सर ये पोलन सैक है, मतलब ये आप बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। उसी के अंदर आपको ब्लू कलर में कौन नजर आ रहा है? सर हमें नजर आ रहा है पोलन ग्रेन्स। तो याद रखिएगा लोब होता है, लोब के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारे पोलन, ढेर सारे जो बाहर निकल रहे हैं, आप देखिए सर्कल सर्कल में है थोड़े थोड़े, ये बाहर निकल रहे पोलन ग्रेन्स, ठीक है। ओके और सर फिर उन्होंने ये, तो आपको पोलन ग्रेन समझ में आया, आपको पोलन सैक समझ में आया। सर ये लाइन ऑफ डेहिसंस क्या है? लाइन ऑफ डेहिसंस का मतलब होता है कि एक रास्ते हैं, थोड़ा मैं अलग कलर से इसको ड्रॉ करूं, ये वो रास्ते हैं जहां से पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं। पोलन ग्रेन्स जिस जगह से बाहर निकलते हैं उस जगह का नाम है लाइन ऑफ डेहिसंस। गॉट इट? डेहिसंस का मतलब होता है ब्रेक होना, डेहिसंस माने ब्रेक होना। चलो आपको ये डायग्राम समझ में आई, ये डायग्राम क्लियर हुई, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इस डायग्राम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, हम उस इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं अभी। तो देखिए ये रहा आपकी एनसीईआरटी का नेक्स्ट डायग्राम जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। आप सभी अपने ऑडियो को म्यूट कीजिएगा। और ये सब होने के बाद आप डिफिकल्टी मुझे पूछ सकते हैं। बच्चों अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पोलन ग्रेन्स नहीं, ये जो एंथर है उस एंथर का सेक्शन को कट करने के बाद इसको हम जो टीएस करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन, हमने पता है क्या किया? ये पूरा का पूरा एक एंथर का स्ट्रक्चर है, इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। इसको कट करने के बाद वो कैसा दिखता है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। चलो 1 बाय 1 बात करेंगे अब इनकी। अब इस एंथर के स्ट्रक्चर को आपने कट किया और देखा इंटरनली क्या है। तो सबसे ऊपर ये झूम वाला एरिया है, ये जो देख रहे हैं ना आप, ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है एनसीईआरटी में, या फिर यहाँ पे ये झूम किया उन्होंने और झूम करके यहाँ पे शो किया। ओके इस एरिया को उन्होंने झूम किया और यहाँ पे शो किया। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, ये एंथर का स्ट्रक्चर है और सबसे ऊपर की लेयर की मैं बात करना चाहूंगा। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं रेड कलर का एरिया, सबसे अपर लाइन होती है ये, इट्स आउटर मोस्ट पोर्शन। आप रेड कलर के लाइन को देख सकते हैं और जो आउटर मोस्ट पोर्शन है इसका नाम होता है बच्चों एपिडर्मिस। वैसे नाम से आपको पता होगा
वी कॉल इट एपिडर्मिस। ठीक है, अब इस एपिडर्मिस को थोड़ा मैं अलग से इधर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं ताकि आपको यहाँ पर भी कुछ चीजें समझ में आएगी। तो मैं एपिडर्मिस को यहाँ पर भी ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो आउटर मोस्ट लेयर आपको दिख रही है, वी कॉल इट एपिडर्मिस। अब मैं थोड़ा इस एपिडर्मिस के बारे में आपको बताऊं। ठीक है, आप सुनिएगा, मैं लिखूंगा कम, सुनना ज्यादा। आपको पता है एपिडर्मिस जो है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर की लेयर है। उसके बाद में सिंगल है, मतलब मल्टीपल लेयर नहीं है, सिंगल है। कॉमन है, एक ही लाइन है, कॉमन है। का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है बच्चों प्रोटेक्शन। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से बनेगा। ये सिंगल लेयर है और इसका मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन। दैट्स वी कॉल्ड एज एपिडर्मिस। क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो हमें नेक्स्ट लाइन की बात करनी है वो उसके बिलो है, जो ब्लू कलर में आप देख सकते हैं। ये ब्लू कलर में आप यहाँ पे ब्लू कलर में लाइन देख सकते हैं। एपिडर्मिस के एग्जैक्टली नीचे वाली लाइन है ये, और इस लाइन को हम कहते हैं बच्चों एंडोथेशियम। सेकंड नंबर की लाइन एंडोथेशियम। मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर रहा हूँ इस लाइन को, और थोड़ा मैं अलग से ड्रॉ करूंगा इस लाइन को यहाँ पे। आप देख सकते हैं मैं ब्लू कलर का यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसको मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एंडोथेशियम। कुछ जगह पे मैं इसको बहुत ऐसे थीन सा ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ जगह पे ज्यादा है ये। तो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं देयर इज अ एंडोथेशियम। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएंगे वो भी देख लेते हैं। एंडोथेशियम जो रहता है उसका लोकेशन कहाँ पे है, वो जगह कहाँ पे है? सर वो एपिडर्मिस के एग्जैक्टली नीचे है। एंडोथेशियम जो है वो एपिडर्मिस के एग्जैक्टली नीचे है। ओके, क्लियर हुआ? ओके, वन मिनट। आपको 10-15 मिनट रुकना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, मेरा क्लास हो जाता है तब 2 बजे क्लास फिनिश हो रहा है। ठीक है, 2 बजे अभी तो देरी हो जाती है। अब 2 बजे आ सकते क्या? आराम से बात करता हूँ। हाँ बच्चों, टू बी कंटिन्यू। मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, इसका नाम होता है एंडोथेशियम। ठीक है, मैं पहले तो आपसे ये कह रहा था कि एंडोथेशियम जो है इसका एड्रेस क्या है। दूसरी बात, ये भी आपको एक सिंगल लाइन मिलेगी जो कॉमन होती है, सबके ऊपर एक ही लाइन होती है, ये एंडोथेशियम। अब एंडोथेशियम के बारे में एक मैं आपसे चीज कहना चाहूंगा। ये आपको कुछ जगह पे थीन मिलेगी, जैसे कि ये वाली जगह देखिए, यहाँ पे ये लेयर थीन होती है। यहाँ पे देखिए ये लेयर यहाँ पे थीन होती है। ओके, यस। और जहां पे ये लेयर थीन होती है वहां पे होता है डेहिसंस। वहां पे होता है डेहिसंस। डेहिसंस का मतलब होता है बच्चों ब्रेक होना। मतलब अगर ये एंथर अगर ब्रेक होता है तो यहां से होगा। कहां से? ये स्पेशली जगह से जहां पे एंडोथेशियम ब्रेक हो जाएगा। क्लियर हुआ? ओके। दूसरी बात ये है कि ये जो एंडोथेशियम है इसका नेचर है हाइग्रोस्कोपिक। इसका नेचर होता है हाइग्रोस्कोपिक। सर व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिक? हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये है कि ये जो लेयर है ये मॉइस्ट को, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करती है। समझा मैंने क्या कहा? तो हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है ये नमी को, मॉइस्ट को एब्जॉर्ब कर सकती है, इसलिए वो ब्रेक होती है। ये उसकी खासियत है एंडोथेशियम की। क्लियर? ओके। तो एंडोथेशियम के बारे में इतना पढ़ लेना आप कि सर
इसका लोकेशन कहाँ पे है? ये लाइन कॉमन है, ये कुछ जगह पे थीन होती है, स्पेशली इस जगह पे थीन होती है, और ये हाइड्रोस्कोपिक नेचर की है क्योंकि वो रप्चर होती है। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अभी। उसके बाद हमें बात करनी है हमारे नेक्स्ट लाइन के बारे में, जिसको हम कहते हैं मिडल लेयर। जो आपको बच्चों यहां मिलेंगी लाइंस, आप ये येलो कलर की लाइन देख लीजिएगा, इसको हम मिडल लेयर कहते हैं, जो हर सर्कल के आजू बाजू में रहती हैं। हर सर्कल के आजू बाजू में रहती है मिडल लेयर्स। तो मिडल लेयर कॉमन नहीं है। मैं मिडल लेयर को यहां पर भी ड्रॉ कर सकता हूं, देखिए आप, मैं येलो कलर में ड्रॉ कर रहा हूं मिडल लेयर। येलो कलर में जितनी भी लेयर है सब मिडल लेयर है। थोड़ा यहाँ पे स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ। और मिडल लेयर जो होती है बच्चों, ये मल्टीपल रहती हैं, ठीक है। अब आप एक जगह पे देख सकते हैं काफी सारे मिडल लेयर है। ओके, अब ये जो मिडल लेयर है, इसकी अगर हम बात करें मिडल लेयर के बारे में, तो ये लेयर जो है ये मैच्योर एंथर में ये लेयर होती है डीजनरेट, मतलब ब्रेक। मैच्योर एंथर जहां पे है वहां पे ये लेयर होती है डीजनरेट, मतलब ब्रेक होती है। वो ब्रेक कैसी होती है हम आगे बात करेंगे उनकी। सिर्फ इतनी याद रखिएगा, मिडल लेयर का इतना ही काम है कि वो मैच्योर एंथर में होती है डीजनरेट्स, मतलब टूट जाती है, ठीक है। ओके, तो ये हुआ मिडल लेयर के बारे में जो होती है डीजनरेट्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अभी नेक्स्ट जो बात करेंगे हम बच्चों, उसमें मैं आप देख सकते हैं बीच में ये वाले बीच वाला स्ट्रक्चर, ये डायग्राम देखिए, ए नंबर की डायग्राम देखिए, आपको बीच में एक सैक दिखाई देगी जिसे कहते हैं पोलन सैक, मतलब वही दैट्स वी कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजियम। मैं थोड़ा यहाँ पर भी सैक को ड्रॉ कर लूँ। देखिए बच्चों, मैं रेड कलर का एक यहाँ पे सैक ड्रॉ कर रहा हूँ। रेड कलर का मैं एक तस्वीर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस रेड कलर के तस्वीर को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको हम कहते हैं पोलन सैक। तो फाइनली मैंने पोलन सैक यहाँ पे ड्रॉ किया है। समझ रहे बात को, रेड कलर में। अब मैं आपको इस पोलन सैक के बारे में धीरे धीरे बताओ, क्योंकि यहाँ से अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है पोलन सैक के अंदर का एरिया, ठीक है। उसके पहले एक बार मैं सब कवर करूं जो हमने पढ़ा है। आपने सबसे ऊपर की लेयर पढ़ी है एपिडर्मिस। आप अभी बी नंबर की डायग्राम देखिए, सबसे ऊपर आपने पढ़ा एपिडर्मिस, उसके नीचे हमने पढ़ा एंडोथेशियम, उसके नीचे हमने पढ़ा मिडल लेयर, और मिडल लेयर के बाद हमने बात की कौन से एरिया की? पोलन सैक की, ठीक है। अब पोलन सैक की बारी है, पोलन सैक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, क्लियर हुआ ये? तो इस डायग्राम को मैं मिटा रहा हूं अभी, ठीक है। अब मैं बच्चों सिर्फ बात करूंगा पोलन सैक के बारे में। तो मैंने जैसे रेड कलर में पोलन सैक ड्रॉ किया था, जिसे मैंने कहा था माइक्रोस्पोरेंजियम। अब यहां से मैं कुछ बातें और करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, समझिएगा। सबसे पहले मैं वहां पे एक सेल के बारे में बात करना चाहूंगा बच्चों, जो आपको इस तरह के सेल मिलेंगे। मैं येलो कलर में कुछ सेल को ड्रॉ कर रहा हूं, देख लीजिएगा। और जो येलो कलर के सेल है बच्चों, जिसे मैं कहता हूं टैपेटम, आईएमपी है ये। क्या है ये? टैपेटम। ये एक लाइन है, कहाँ की? पोलन सैक के अंदर की। पोलन सैक के अंदर की लाइन है जिसका नाम है टैपेटम। टैपेटम के बारे में मैं इतना कहूंगा कि टैपेटम जो है वो इनर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट लेयर, जैसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी थी? आउटर मोस्ट लेयर थी एपिडर्मिस, तो इनर मोस्ट कौन सी हुई? टैपेटम। उसके बाद में ये टैपेटम सेल है। टैपेटम सेल है तो डेंस साइटोप्लाज्म है एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है।
प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस दिखाई देता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये दोनों। साइटोप्लाज्म कैसा है इसका? डेंस है, भरा हुआ है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट है, दिखाई देता है। बात समझ में आ गई आपको? ओके, तो ये दो बातें तो क्लियर हो गई हमारी। अब टैपेटम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, वो भी हमें बात करनी है कि टैपेटम एक्चुअली किस तरह का फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो बच्चों, टैपेटम का अगर मैं फंक्शन की बात करूं, थोड़ा मैं फंक्शन यहां पे लिख लूं। टैपेटम का फंक्शन है न्यूट्रिशन प्रोवाइड। सर ये न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन टू पोलन ग्रेन, वो पोलन प्रोवाइड करता है। पोलन ग्रेन्स, यस, पोलन ग्रेन्स आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर। पोलन ग्रेन्स आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ये कौन? टैपेटम। पहला फंक्शन क्लियर हुआ? पहला फंक्शन क्लियर हुआ हमारा। दूसरा फंक्शन की बात करते हैं। मैं इधर लिख रहा हूं, देखिए दूसरा फंक्शन क्या है टैपेटम का। वो बच्चों एक एंजाइम को क्रिएट करता है कैलेज नाम का। यस, इसका मैं बाद में फंक्शन समझाऊं आपको। वो एक एंजाइम बनाता है कैलेज। आप बोलोगे सर कैलेज क्या है? मैं आपको इसका बाद में फंक्शन समझा दूंगा कैलेज क्या है, जब पोलन ग्रेन्स के बारे में डिटेल में जानेंगे तब। तो वो उसने कैलेज बनाया, उसी के साथ उसने और एक केमिकल बनाया। आपने उस केमिकल का शायद नाम सुना होगा, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन ये भी उसने बनाया। ये भी क्या है हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि जब ये सब पोलन ग्रेन जब पढ़ेंगे ना तब आएंगे, नाम रिपीट होंगे। और चौथी बात, उसने बच्चों स्पोरोपोलिन के साथ पोलन किट बनाया। पोलन किट, पोलन किट मैं आपको बोल सकता हूं अभी, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। पोलन किट का मतलब होता है एक पाउडर जैसा रहता है ये पाउडर। कभी हमने फूलों को अगर हाथ लगाया, कभी फूलों को अगर हाथ लगाया तो हमारे हाथ, मैं पेटल्स की बात नहीं कर रहा, मैं पेटल्स की बात नहीं कर रहा। फूलों को हाथ लगाने के बाद कभी कभी उस एंथर से हमें ऐसे कुछ पाउडरी फॉर्म में हमारे हाथों को पीला कलर लगता है, तो वो पोलन कीट है। ओके, तो फूलों से जो कलर हमें लगेगा उसमें पोलन कीट भी रहता है, बस इतना याद रखिए आप। तो कैलेज बनाया, स्पोरोपोलिन बनाया, पोलन कीट बनाया, न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, ऑल फंक्शन ऑफ द टैपेटम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो सर बात समझ में आ गई, इसका हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डेंस साइटोप्लाज्म है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, और बाकी फंक्शन तो मैंने यहाँ पे सामने रखे आपके। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, तो यहाँ पे हमारा जो टैपेटम का पोर्शन था वो फिनिश हुआ। अब मैं आगे कौन सी बात करूंगा आप वो देख लीजिएगा। आगे हमें बात करनी है इस टैपेटम के, सॉरी ये पूरा टैपेटम चला गया। मैंने यहाँ पे अभी ड्रॉ किया था पोलन, सॉरी ये क्या कहा था हमने, पोलन सैक, माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब पोलन सैक। इसके अंदर मैंने अभी सेल ड्रॉ किए थे टैपेटम करके। अब बच्चों मैं उसी के अंदर और एक तस्वीर आपसे मतलब यहाँ और एक तस्वीर होती है वो भी मैं ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बीच में ब्लू कलर ड्रॉ किया मैंने। तो ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो एरिया है उस एरिया को मैं बच्चों अब नाम दूंगा, इसका नाम है स्पोरोजीनस, स्पोरोजीनस टिश्यू। सर ये कहाँ होता है? ये एग्जैक्टली उनके बीच में रहता है, क्योंकि उनके साइड में कौन से सेल थे अभी मैंने ड्रॉ किए थे, अभी मैंने ड्रॉ किए थे येलो कलर में, कौन से सेल थे? ये टैपेटम, समझ रहे? तो मैंने अभी येलो कलर में ड्रॉ किया था टैपेटम। तो टैपेटम के बीचों बीच आपको ब्लू कलर का एरिया दिखाई देगा जिसे हमने नाम दिया स्पोरोजिनस टिश्यू। अब यहां से मेरी बात अच्छे से समझिएगा बच्चों, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर आपको क्या मिलेगा? इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर हमें मिलेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल।
माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल। यस, हमें स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर मिलेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से बाद में बनेंगे माइक्रोस्पोर। समझ में आया मैंने क्या कहा? ये है हमारा टिश्यू। कौन सा टिश्यू है ये है स्पोरोजिनस टिश्यू। उसके अंदर कौन है? उसके अंदर है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल का होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। और कौन बनता है? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का मतलब जानते हैं आप? माइक्रोस्पोर का मतलब होता है पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर का मतलब होता है पोलन ग्रेन। समझ में आया? ओके। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैंने पूछा कि बताइए स्पोरोजिनस टिश्यू में कौन रहता है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे रहता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो उसका होता है मियोसिस, देन वी विल गेट द पोलन ग्रेन, दैट इज माइक्रोस्पोर। तो एक लिंक है ये, इसको याद रखिएगा। इसलिए जो टैपेटम आपको दिख रहा है ना, टैपेटम, वो टैपेटम क्या करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स बनने वाले हैं, आपको पता है यहाँ बाद में पोलन ग्रेन्स बनेंगे, तो इन पोलन ग्रेन्स को वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। कौन? टैपेटम। इस तरह ये कंसेप्ट हुआ। अब इस कंसेप्ट में आप देखिए वन बाय वन, और नाम भी अच्छे से याद रखिएगा। तो सबसे, योगीराज, आर यू देयर? हाँ सर। बताइए सबसे ऊपर की लेयर कौन सी थी इसकी? एपिडिडाइमिस। एपिडिडर्मिस नहीं, एपिडर्मिस। उसके नीचे की लाइन कौन सी थी? हम टीएस ऑफ एंथर पढ़ रहे हैं, एंडोथेसियम। आप लेक्चर में थे ना योगीराज? हाँ सर। वो हाँ, सर आवाज कट रही है थोड़ी। ओके। कनक, आर यू देयर? हाँ सर। एंडोथेसियम के बाद कौन सी लेयर थी? सर मिडल लेयर मिडल लेयर थी। और फिर टैपेटम। और उसके बाद फोर्थ नंबर में टैपेटम। टैपेटम थी। सबसे आईएमपी टैपेटम है, उसके बाद में एंडोथेसियम है। ये आईएमपी लेयर्स है। सबसे बीच में कौन टिश्यू था कनक? सबसे बीच में कौन सा टिश्यू था? याद आया? कौन सा टिश्यू था सबसे बीच में, किसी को पता है? स्पोरोजिनियस। स्पोरोजिनस टिश्यू था। स्पोरोजिनस टिश्यू था। और स्पोरोजिनस टिश्यू में कौन से मदर सेल थी? माइक्रोस्पोर मदर सेल थी। उस माइक्रोस्पोर मदर सेल का क्या हुआ था? मियोसिस हुआ था। मियोसिस, यू नो, मियोसिस, डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड, गमिट बन रहे हैं ना। और माइक्रोस्पोर मदर सेल का हुआ मियोसिस, तो कौन बना? माइक्रोस्पोर बना सर। हाँ, माइक्रोस्पोर को हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। इट्स अ पीजी। कुछ अलग भी नाम है उसके, नाम में भी कंफ्यूज मत रहना सर, माइक्रोस्पोर कौन है, ये कौन है, वो कौन है। मैं थोड़ा आपको नाम क्लियर करवा दूं, इन सब के नाम क्लियर करवा दूं पहले। समझिए बच्चों, नाम कैसे हैं इनके। तो अगर मैं स्टेमेन बोलूं, स्टेमेन, मैं पहले से नाम लिख रहा हूं। अगर मैं स्टेमेन की बात करूं, तो आप स्टेमेन को बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। आप स्टेमेन को बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। ये किसका नाम हुआ? स्टेमेन का। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा नाम लिख के दे रहा हूं, ये स्टेमेन हुआ। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे कहूं माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, तो इसका मतलब है पोलन ग्रेन, सॉरी पोलन सैक। इसका मतलब पोलन सैक। अगर मैं बात करूं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो इनका और एक नाम है, इसे कहते हैं पोलन मदर सेल। ठीक है, फोर्थ नाम। अगर मैं यहां पे लिखूं माइक्रोस्पोर,
तो उसका सेकंड नाम है पोलन ग्रेन। तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि कंफ्यूजन ना पड़े कि हमेशा सर क्या बोलते रहते हैं। ठीक है, ओके। तो ये मेल के नाम हुए, मैंने यहाँ पर फीमेल के बारे में बिल्कुल नहीं बोला है। ओके, यहाँ सिर्फ मेल के नाम लिखे हैं मैंने। तो टैपेटम को अच्छे से पढ़िएगा। आप डाउट पूछ सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। यहाँ पे लेक्चर फिनिश हुआ, यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है किसी को? और ये वीडियो भेज रहा हूं मैं रिकॉर्डिंग के बाद। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। सर पोलन किट क्यों रहती है? पोलन किट क्यों रहती हैं? पोलन किट रहती है, इसके दो पर्पस हैं पोलन किट के। जो पोलन किट कहाँ से बनी? टैपेटम से ही बनी ना। यस। तो पोलन किट का पहला पर्पस है इंसेक्ट के लिए, मतलब पर्पस मतलब वो इंसेक्ट के लिए होती है एक्चुअल में। जब भी इंसेक्ट थोड़ा स्टिकी रहता है, वो पोलन किट थोड़ा स्टिकी सा होता है, इसलिए वो स्टिक होता है किसी भी चीज को, उसमें एक फोर्स जैसा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है ना, वैसे स्टिकी रहती है। तो पोलन किट की वजह से पोलन ग्रेन जो है जल्दी स्टिक हो जाते हैं इंसेक्ट को। जैसे फेविकॉल की वजह से जल्दी जोड़ा जाता है, वैसे ही वो वैसा काम करेगा कि इंसेक्ट को पोलन ग्रेन जल्दी स्टिक होना चाहिए, इसलिए पोलन किट काम कर रहा है। और दूसरी बात, जो पोलन किट का रहता है वो कलर छोड़ता है, कलर रिलीज करता है। और वो कलर अगर हम हमारे हिसाब से बोले, हमारे हिसाब से तो वो एलर्जी वाला कलर है। एलर्जी वाला मतलब हम उसके नजदीक नहीं जाना चाहिए, इसलिए होता है। एक दुश्मनों से बचने के लिए और पॉलिनेशन को परफॉर्म करने के लिए, ऐसा है इसके दोनों में। और मोस्टली वो इंसेक्ट के लिए होता है, मतलब इंसेक्ट का अच्छे से पॉलिनेशन होना चाहिए, वहां पे पोलन ग्रेन जल्दी स्टिक होना चाहिए, इसलिए। ओके, नेक्स्ट। और पूछिए। सर वो जो बीच में कनेक्टिव है वो क्या है? हाँ, वेरी गुड, वो रह गया था हमारा टॉपिक, वहां से भी क्वेश्चन बनता है कनेक्टिव का। तो कनेक्टिव के लिए हमें यहाँ पे डायग्राम और देखनी पड़ेगी। हाँ, मैं आपको थोड़ा कनेक्टिव के बारे में यहाँ पे समझाऊं। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये हमने अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये लोब मैं ड्रॉ कर रहा हूं, 2 लोब्स, आप देख सकते हैं यार 2 लोब्स है डायथिकस। और बच्चों इनके बीच में मैं ड्रॉ कर रहा हूं स्टेराइल कनेक्टिव टिश्यू। ये येलो कलर में जो देख रहे हैं आप, ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसने क्या किया, इसने एक्चुअल में 2 लोब्स को कनेक्ट किया है, और उसी के साथ उसने वहां पे और एक एक्टिविटी परफॉर्म की है, वो है फिलामेंट के साथ। आप पता है ना, ये फिलामेंट आता है इससे, इस कॉल्ड एज फिलामेंट। तो येलो कलर में आप देख रहे हैं देयर इज अ कनेक्टिव टिश्यू। इसको कनेक्टिव पता है क्यों बोला गया? क्योंकि इसने कनेक्ट किया है, यहाँ पे लोब और फिलामेंट को कनेक्ट किया है, इसलिए इसका नाम है कनेक्टिव। लेकिन ये पूरी तरह से होता है स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब है उसका कुछ भी रोल नहीं है फर्टिलाइजेशन में, उसका कुछ भी रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में, इसलिए इसको स्टेराइल बोला गया। और बाकी जो लोब है, आपको पता है लोब कैसे है, लोब फर्टाइल है, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करते हैं। समझ में आया क्या लक्षिता क्या रहता है ये कनेक्टिव? तो लोब को कनेक्ट करने वाला, फिलामेंट कनेक्ट करने वाला। हाँ, और बताइए। सर आपने पहले बताया था कि जो टेट्रेड होता है वो सामने 3 होता है और एक पीछे छुपा हुआ होता है। हाँ, वो टेट्रेड तो अलग चीज है, टेट्रेड पोलन ग्रेन्स का चीज है। वो तो मैंने ये कहा था कि ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल।
माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब पोलन ग्रेन मदर सेल, इसका हुआ है मियोसिस। कितने गमेट्स बाहर निकलेंगे? 4 ही निकलेंगे ना। हाँ, कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? 4। तो 4 माइक्रोस्पोर बन गए। इनकी अरेंजमेंट होती कैसे पता है? कि इनकी अरेंजमेंट ऐसी रहती है। अब बताइए आपको सामने कितने नजर आ रहे हैं इसमें? सामने कितने नजर आ रहे हैं? 1 2 3, चौथा पीछे से होता है, ये है टेट्रेड। ऐसा उन्होंने ड्रॉ किया था किताब के अंदर, टेट्रेड करके। समझ में आया कि मैंने क्या कहा? और बाद में ये हाँ पोलन ग्रेन्स अलग अलग हो जाते हैं, बाद में पोलन ग्रेन से अलग अलग हो जाते हैं, मतलब 1 2 3 4 पहले जुड़े रहते हैं और बाद में ये अलग अलग हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट, आप एक और काम कीजिएगा, आप आज अच्छे से पढ़िए उन चीजों को एनसीईआरटी के अंदर। अब मैंने एनसीईआरटी की लाइन यहाँ नहीं लिखी, मैंने डायरेक्ट बता दिया जो जो है वो। आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़िए, यहाँ से डिफिकल्टी निकालिए, और कल जैसे हमारा और लेक्चर रहेगा 1 o'clock को, तो उसमें आप मुझे डिस्कस कीजिए, चाहे वो एनसीईआरटी की लाइन हो, चाहे वो और कोई चीजें हो। और ये वीडियो आपको भेज रहा हूँ अभी ग्रुप पे, ठीक है? चलेगा? ओके, मिलते हैं फिर कल डिफिकल्टी के साथ।